मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरौल। प्रिय छात्रों, दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों के कंटिन्यूएशन में आज हम दुर्खिम की सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं के सेकंड पार्ट, बाध्यता, कॉन्स्ट्रेंट पर चर्चा करेंगे। सामाजिक तथ्यों की बाध्यता से दुर्खिम का तात्पर्य उनके उस गुण से है जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। दूसरे शब्दों में है कहा जा सकता है कि सामाजिक तथ्य अपनी प्रकृति से केवल बाह्य ही नहीं होते, बल्कि अपनी दबाव शक्ति के द्वारा यह व्यक्ति को उन कार्यों के लिए भी बाध्य करते हैं जो उनकी इच्छा के विरुद्ध हो। सामाजिक तथ्य इस दृष्टिकोण से भी बाध्यतामूलक होते हैं कि व्यक्ति में सामाजिक तथ्यों को बदलने की क्षमता नहीं होती। यद्यपि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत व्यवहार को किसी भी रूप में बदल सकते हैं। इसका कारण स्पष्ट करते हुए दुर्खिम ने बताया कि समूह मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। अतः सामाजिक तथ्यों में बाध्यता का गुण आ जाना बहुत स्वाभाविक है। यह संभव है कि विभिन्न परिस्थितियों में कुछ सामाजिक तथ्य दूसरे सामाजिक तथ्यों की तुलना में कम या अधिक बाध्यतामूलक हों, लेकिन कोई भी सामाजिक तथ्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें एक विशेष स्तर की दबावकारी शक्ति न हो। दुर्खिम का कथन है कि किसी विशेष सामाजिक तथ्य में दबाव की गहनता कुछ कम होने के कारण यदि व्यक्ति ऐच्छिक रूप से कार्य करना आरंभ कर देता है, तब प्रतिक्रिया के रूप में उस सामाजिक तथ्य की बाध्यतामूलक शक्ति तुरंत बढ़ने लगती है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्यों में एक तरह की प्रतिरोधात्मक शक्ति भी होती है। सामाजिक तथ्यों में बाध्यता की विशेषता को स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने दो प्रकार के बाध्यतामूलक तथ्यों का भी उल्लेख किया है। उन्हें दुर्खिम ने अप्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य तथा प्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य कहा है। अप्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य, इनडायरेक्ट कॉन्स्ट्रेंट, यह तथ्य वे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति पर दबाव डालकर उनके व्यवहारों को समाज के सामान्य व्यवहारों के अनुकूल बनाते हैं। इसका उदाहरण देते हुए दुर्खिम ने बताया कि प्रत्येक समाज में अनेक नैतिक मूल्य पाए जाते हैं। इन नैतिक मूल्यों के उल्लंघन के विरुद्ध प्रत्येक समाज में एक निश्चित दंड की व्यवस्था भी होती। यह आवश्यक नहीं कि नैतिक मूल्यों के उल्लंघन पर व्यक्ति को कठोर दंड दिया ही जाए, लेकिन इतना अवश्य है कि नैतिक मूल्य अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य अवश्य करते हैं। अप्रत्यक्ष बाध्यतामूलक सामाजिक तथ्यों के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए दुर्खिम ने लिखा है कि यदि मैं अपने समाज की परंपरागत मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता हूँ अथवा अपनी वेशभूषा के लिए अपने समाज या वर्ग के रीति रिवाजों को नहीं मानता हूँ, तो समाज मेरा जिस ढंग से उपहास करेगा वह मुझे स्वयं प्रतिमानित व्यवहार करने की दिशा में ले जाएगा। इस प्रकार परंपराओं तथा प्रथाओं की यह बाध्यता अप्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्यों का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। दुर्खिम ने यह भी कहा है कि यदि मैं एक उद्योगपति हूं तो मैं अपनी इच्छा से हजारों वर्ष पुरानी तकनीक का उपयोग करके भी उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हूँ, लेकिन यदि मैं ऐसा करता हूं तो इसका तात्पर्य है कि मेरे बर्बाद होने के दिन पास आ गए हैं। इसका विचार किए बिना भी यदि मैं पुरानी मशीनों का उपयोग करूंगा तो यह बाध्यतामूलक तथ्य है कि प्रत्येक उद्योगपति को उन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जो दूसरे उद्योगपतियों के पास है, किसी न किसी रूप में मेरे व्यवहार को अवश्य प्रभावित करेगा। इस प्रकार दुर्खिम ने स्पष्ट किया कि अप्रत्यक्ष बाध्यतामूलक सामाजिक तथ्यों का संबंध उन सामाजिक प्रचलनों से होता है जो एक विशेष अवधि में पूर्ण समाज में व्याप्त रहते हैं। प्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य, डायरेक्ट कॉन्स्टेंट,
यह सामाजिक तथ्य वे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति पर दबाव डालकर उनकी इच्छा के विपरीत भी उसे एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। इस तरह के सामाजिक तथ्य समाज में संगठन में ही निहित होते हैं। उदाहरण के लिए जातिगत संगठन, धार्मिक संगठन तथा कानून इत्यादि प्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। इन्हें प्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक निश्चित दंड संहिता के आधार पर व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। दुर्खिम का कथन है कि अनेक बार व्यक्ति ऐसा सोचता है कि किसी नए विचार अथवा किसी आंदोलन को स्वीकार करने का निर्णय उसने स्वयं लिया है, किंतु यह उस व्यक्ति का भ्रम है। इसका कारण यह भी है कि सामाजिक संगठनों में स्वयं ऐसे प्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य निहित हैं जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से विचार करने, क्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पर व्यक्तिगमन अडल्ट्री के दोषी व्यक्ति पर क्रोधित होने वाली भीड़ में सम्मिलित होकर हम स्वयं भी उस व्यक्ति को मारने लगे तो हम यह सोच सकते हैं कि उसे मारने का निर्णय स्वयं हमारा है, लेकिन वास्तव में हम ऐसा निर्णय नैतिकता के आधार पर काम करने वाली भीड़ के दबाव के अनुसार ही लेते हैं। इस प्रकार दुर्खिम ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्यों का प्रभाव अप्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्यों की तुलना में कुछ अधिक होता है। सामाजिक तथ्यों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। दुर्खिम ने जापान के एक समाज में वंश और प्रजाति का वर्गीकरण करने के लिए इस आधार पर उपयोग किया। उसके फलस्वरूप सामाजिक तथ्यों के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करना संभव हो सका। दुर्खिम का कथन है कि जापान के समाज में किसी बुनियादी परिवर्तन के बिना ही विकास की गति बहुत तेज हुई। इसका कारण संभवतः वहाँ कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक तथ्यों का प्रभावपूर्ण होना था। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्यों के प्रकारों को समझकर विभिन्न घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंध को समझना अधिक सरल हो सकता है। इस संबंध में रेमंड एरो ने लिखा है, दुर्खिम द्वारा वंश तथा प्रजाति के अध्ययन से दो महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। पहला यह है कि सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों के बीच का अंतर ज्ञात हो सका तथा दूसरा यह है कि इन तथ्यों की व्याख्या के सिद्धांत थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनेशन की खोज हो सकी। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के तीसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के प्रकारों तथा उनके अंतर को ज्ञात करने की पद्धति को स्पष्ट किया है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं, सामान्य सामाजिक तथ्य एवं व्याधिकीय सामाजिक तथ्य, जनरल सोशल फैक्ट्स और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। सामान्य सामाजिक तथ्य, नॉर्मल सोशल फैक्ट्स। दुर्खिम का कथन है कि सामान्य सामाजिक तथ्यों का तात्पर्य उन सामाजिक घटनाओं से है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त दशाओं के अनुरूप होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो सामाजिक घटनाएं प्रतिमानित व्यवहारों के से अनुरूपता प्रदर्शित करने वाली होती है उन्हीं को सामान्य सामाजिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। दुर्खिम ने स्वस्थ शरीर तथा अस्वस्थ अथवा बीमार शरीर की चर्चा करते हुए बहुत विस्तार से सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार जिन सामाजिक तथ्यों को साधारणतया लोग व्याधिकीय तथ्य मान लेते हैं उनमें से अनेक तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्य सामाजिक तथ्य भी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए दुर्खिम ने बताया कि अपराध एक सामान्य सामाजिक तथ्य है। ऐसा क्यों है? इसे स्पष्ट करते हुए रेमंड एरो ने लिखा है कि अपराध एक सामान्य घटना है क्योंकि अधिकांश समाजों में इसकी दर बहुत कुछ सामान्य रूप में ही देखने को मिलती है। यदि इस अर्थ में हम अपराध अथवा आत्महत्या जैसी घटना को सामान्य मान सकते हैं तब यह जानना आवश्यक होगा कि सामान्य शब्द से दुर्खिम का तात्पर्य क्या है। इसे स्पष्ट करते हुए दुर्खिम ने लिखा है,
कोई भी वह घटना जो एक समाज के विकास की किसी विशेष अवस्था में सामान्य रूप से पाई जाती है उसे हम सामान्य घटना कहते हैं। स्पष्ट है कि दुर्खिम ने सामान्य सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को किसी समाज में एक विशेष काल में के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया है। अधिक सरल रूप में कहा जा सकता है कि हमें ज्ञात करना हो कि समाज विशेष में कौन से तथ्य सामान्य तथ्य हैं, तो इसका निर्धारण करने के लिए हमें उस समाज में एक विशेष काल पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए वर्तमान काल में हमारे समाज के अंतर्गत भ्रष्टाचार एक सामान्य सामाजिक तथ्य हो सकता है, लेकिन यह संभव है कि प्राचीन काल में भ्रष्टाचार को एक सामान्य तथ्य के रूप में न देखा जाता हो। दुर्खिम ने एक स्पष्ट उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया। उनका कहना है कि यदि वृद्धावस्था को स्वयं में एक व्याधि अथवा बीमारी मान लिया जाए तो हम वृद्ध लोगों को स्वस्थ वृद्ध तथा अस्वस्थ वृद्ध जैसी दो श्रेणियों में नहीं बांट सकते। इसका तात्पर्य है कि समाज में यदि कोई तथ्य निश्चित क्रम तथा सामान्य दर से पाया जाता है तो उसे एक सामान्य तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेना ही उचित है। इस आधार पर दुर्खिम ने पुनः स्पष्ट किया कि जो तथ्य समाज के संगठन तथा एकीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं एवं जो व्यक्ति के व्यवहार का सामान्य अंग होते हैं उन्हें सामान्य सामाजिक तथ्य कहा जा सकता है। यदि इस दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो सामान्य सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को अनेक विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। सामान्यता, जनरलिटी। दुर्खिम का मत है कि सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो किसी समाज में एक निश्चित अवधि में सामान्य दर से पाए जाते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक समाज में तथा प्रत्येक काल में अपराध एक ऐसा सामाजिक तथ्य है जो किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता रहा है। किसी समाज में इसकी दर कुछ कम होती है, दूसरे समाज में इसकी दर कुछ अधिक हो सकती है। साथ ही किसी अवधि में इसकी दर दूसरी अवधि की तुलना में कम या अधिक हो सकती है। कभी भी किसी अवधि में कोई ऐसा समाज देखने को नहीं मिलता है जिसमें अपराध बिल्कुल भी न हो। यह एक ऐसी सामान्यता है जिसे संसार के सभी समाज स्वीकार करते हैं। इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि सामान्य सामाजिक तथ्यों का तात्पर्य उन सामाजिक घटनाओं से है जो विभिन्न समाजों में सर्वाधिक सामान्य रूप से विद्यमान होती। दूसरा बिंदु है निश्चित दर, सर्टेन रेट। सामान्य सामाजिक तथ्यों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इनके घटित होने की लगभग निश्चित दर पाई जाती है। दुर्खिम ने आत्महत्या का उदाहरण देते हुए बताया कि आत्महत्या एक सामान्य सामाजिक तथ्य इसलिए क्योंकि एक विशेष समाज तथा एक विशेष अवधि में इसकी दर बहुत कुछ निश्चित रूप से देखने को मिलती है। तीसरा है संगठनकारी शक्तियाँ, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। दुर्खिम का विचार है कि सामाजिक संगठन में एक विशेष रूप देने में सामान्य सामाजिक तथ्यों की प्रमुख भूमिका होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी समाज में उन तथ्यों को सामान्य सामाजिक तथ्य कहा जा सकता है जिनके संदर्भ में समाज को संगठित किया जाता है अथवा जिनमें सामाजिक संगठन को एक विशेष रूप देने की शक्ति होती है। विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। दुर्खिम ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक समाज में पाए जाने वाले सामान्य तथ्य उस समाज के लिए विशिष्ट होते हैं। उनके शब्दों में प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशेष स्वास्थ्य होता है क्योंकि प्रत्येक समुदाय का अपना एक पृथक औसत स्वरूप होता है। इसका तात्पर्य यह है एक आदिम समुदाय के लिए जो तथ्य सामान्य है उसका एक सभ्य समुदाय के लिए सामान्य तथ्य होना आवश्यक नहीं होता। उदाहरण के लिए जनजातियों में हरण विवाह व्यवहार का एक सामान्य तरीका था, सामान्य सामाजिक तथ्य, जबकि हमारे सभ्य समाजों में इसे एक सामान्य तथ्य नहीं कहा जा सकता। उपयोगिता, पांचवा बिंदु है उपयोगिता। दुर्खिम के अनुसार समाज में सामान्य सामाजिक तथ्यों की उपयोगिता के आधार पर भी पहचाना जा सकता है। इनका कारण यह है कि सामान्य रूप से समाज में ऐसी घटनाओं को स्वीकार
किया जाता है जो उस काल में समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। दुर्खिम ने बताया कि यूरोप में जो अर्थव्यवस्था कुछ समय पहले तक प्रचलित थी वह तब सामान्य थी, लेकिन वर्तमान में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था पहले से बिल्कुल भिन्न होने के बाद भी आज इसलिए सामान्य है क्योंकि वह आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी है तथा उसे अधिकांश व्यक्ति स्वीकार कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से भी सामान्य सामाजिक तथ्यों का निर्धारण एक समय विशेष की स्वीकृति के आधार पर ही किया जाता है। इसी आधार पर दुर्खिम ने लिखा है कि वह सब कुछ जो उपयोगी है सामान्य भी है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में बहुपत्नी विवाह एक सामान्य सामाजिक तथ्य था, क्योंकि उस समय इस प्रथा को उपयोगी समझा जाता था। वर्तमान औद्योगिक समाजों में एक विवाह आज की परिस्थिति में अधिक उपयोगी है और इसलिए इसे कानूनी या सामाजिक स्वीकृति सैंक्शन प्राप्त है। इस प्रकार वर्तमान समाजों में एक विवाह मोनोगेमी को ही सामान्य सामाजिक तथ्य माना जा सकता है, बहुपत्नी विवाह को नहीं, पॉलीगाइनी को नहीं। इसका दूसरा पार्ट है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। दुर्खिम के शब्दों में जो तथ्य समाज के मान्यता प्राप्त स्तर से भिन्न है उन्हीं को व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जिन घटनाओं को समाज सामान्य दृष्टिकोण से नहीं देखता तथा जिनके घटित होने की कोई सामान्य दर नहीं होती उन्हें व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कहा जा सकता है। दुर्खिम ने तुलनात्मक आधार पर व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए बताया कि सामान्य सामाजिक तथ्यों में जहाँ सामान्यता, सामाजिक स्वास्थ्य, उपयोगिता तथा संगठन के गुण होते हैं, वहीं दूसरी ओर व्याधिकीय सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज में किसी पीड़ा से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए आत्महत्या एक सामान्य सामाजिक तथ्य हो सकती है, लेकिन समाज में विसंगति की दशा जो सामाजिक पीड़ा की एक विशेष दशा है, उत्पन्न होने पर यदि विसंगत आत्महत्याएं, एनोमिक सुसाइड होने लगे तो इसे व्याधिकीय सामाजिक तथ्य माना जाएगा। एनोमिक सुसाइड। दुर्खिम का कथन है कि सामाजिक पीड़ा एक अचेतनता की दशा है जो व्याधिकीय है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि समाज को क्षति पहुंचाने वाली घटनाएं जिन सामाजिक तथ्यों को जन्म देती हैं उन्हीं को दुर्खिम ने व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कहा। वास्तविकता यह है कि व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों के बारे में दुर्खिम के विचार अधिक स्पष्ट नहीं है। इसका कारण यह है कि एक और दुर्खिम ने अपराध तथा आत्महत्या को सामान्य सामाजिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है, जबकि दूसरी ओर स्वीकार करते हैं कि समाज में मान्यता प्राप्त स्तर से भिन्न एवं समाज को क्षति पहुंचाने वाली घटनाएं व्याधिकीय सामाजिक तथ्य हैं। इस रूप में अपराध तथा आत्महत्या को भी व्याधिकीय सामाजिक तथ्य ही कहा जाना चाहिए था। इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए दुर्खिम ने बताया कि सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में केवल इतना जान लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा सामाजिक तथ्य सामान्य है तथा कौन सा व्याधिकीय। अधिक महत्वपूर्ण बात वो ये बताते हैं कि हमें जिन सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना हो, एक और उनके कार्यकारण संबंध को समझने का प्रयत्न किया जाए तथा दूसरी ओर समाज पर उनके प्रभावों की विवेचना की जाए। प्रिय विद्यार्थियों, दुर्खिम के सामाजिक तथ्य के आगे के हिस्से में नए जो व्याख्यान होंगे वो इस वीडियो के ऑडियो के बाद होंगे। इसका रिटन मैटर और प्रिंटेड मैटर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी उपलब्ध होता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपराध एक सामान्य तथ्य के रूप में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के नियम, उसमें पूर्व धारणाओं का उन्मूलन, भावनाओं का उन्मूलन, बाह्य विशेषताओं की परिभाषाएं, तथ्यों का वर्गीकरण,
सामाजिक तथ्य, व्यक्तिगत तथ्यों में अंतर, तथ्यों का वर्गीकरण, कारण तथा प्रकार्य की खोज इत्यादि पर चर्चा करेंगे। आशा है ये व्याख्यान में काफ़ी सारा मैटर आपको समझ आया होगा। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।